जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ फॉर्म है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम चलती है उसका भी सलूशन किया जाता है, आपको सही गाइड करा जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है और आपको आपका हक दिलाया जाता है। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां लेने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। 15 फरवरी को रिकॉर्ड का लेटर जारी, भेजा पीओआर को। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिला था। तो दोस्तों, इन पेंशनर ने सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डाली। तो दोस्तों, सीपी ग्राम में जैसे ही इन्होंने शिकायत डाली, उसके बाद 15 फरवरी को रिकॉर्ड ने एक लेटर जारी कर दिया और वो भेजा पीओआर को। तो दोस्तों, अब इनको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। और दोस्तों, रिकॉर्ड ने अपनी गलती भी मानी। उन्होंने कहा कि 6 सीपीसी में आपकी बेसिक पे कम फिक्स करी हुई थी, यानी रॉन्ग फिक्सेशन हुआ था, यानी एंट्री लेवल पे का जितना आपका बेसिक पे बनता है उतना फिक्स नहीं करा गया था, उससे कम में आपको फिक्स करा गया था, यानी रॉन्ग फिक्सेशन हुआ था। तो इस बेस पर पीओआर कार्रवाई करेगा, शीट रोल वगैरह भेजिए पीओआर को प्री ऑडिट के लिए, सही से ऑडिट होगा, फिर इनको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। दोस्तों, इनका जो रैंक था वो था एक्स नायक, डीएससी के ये पेंशनर थे। साइड में आप लेटर भी चेक कर सकते हैं जो डायरेक्ट रिकॉर्ड ने लिखा है पीओआर को। तो सही से इनका प्री ऑडिट होगा और फिर इनको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं सीपी ग्राम के थ्रू। दोस्तों, मेरे चैनल के द्वारा आपकी हेल्प करी जाती है, आपको सही गाइड करा जाता है। तो बहुत से पेंशनर हैं जो सही गाइडेंस पाके अपना हक ले रहे हैं, तो ऐसी आप भी अपना हक ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। फॉर्म हुए जारी, पेंशनर की डेथ के बाद विडो स्पाउस को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म भरने की जरूरत होती है। जी हां दोस्तों, मेरे पास कुछ ऐसे फॉर्म हैं जो पेंशनर की डेथ के बाद वाइफ को, स्पाउस को कुछ क्लेम दिलाते हैं, कुछ पैसा दिलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो आप मेरे से ले सकते हैं, यानी अगर आप जीवित हैं तब भी आप ये फॉर्म अपने पास रख लीजिए कि अगर आगे आपकी डेथ होती है तो फिर वाइफ को ये फॉर्म भरने की जरूरत है। अगर पेंशनर की डेथ हो गई है तो दोस्तों फिर जो वाइफ है, स्पाउस है, फिर ये फॉर्म भर सकती है अगर उन्होंने नहीं भरा। तो दोस्तों, किस टाइप का ये फॉर्म है, क्या क्या चीज क्लेम करना है, सारी चीज दोस्तों मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फॉर्म है फैमिली पेंशन चालू करने के लिए, यानी हस्बैंड की डेथ हो गई है, पूर्व सैनिक की डेथ हो गई है, उसके बाद फैमिली पेंशन लगानी है स्पाउस की, वाइफ की। तो दोस्तों, वो फॉर्म भरकर पीसीडीए को भेज सकती है या फिर ऑनलाइन भी डेथ रिपोर्ट सबमिट कर सकती है और फैमिली पेंशन इनिशिएट कर सकती है। मैं वाइफ की बात कर रहा हूं, मैं स्पाउस की बात कर रहा हूं। तो ऑफलाइन भी आप फॉर्म भेज सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी क्लेम कर सकते हैं फैमिली पेंशन के लिए। तो पहला है फॉर्म फर्स्ट। फिर दूसरा, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए एजीआई भवन को फॉर्म भरकर भेजना। जी हां दोस्तों, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इंश्योरेंस का कुछ पैसा होता है जो नॉमिनी पर्सन को मिलता है, या वाइफ को मिलता है या फिर स्पाउस को मिलता है। तो दोस्तों, जानकारी का सही से ज्ञान ना होने की वजह से वाइफ को वो क्लेम नहीं मिल पाता। किसका क्लेम है? आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का क्लेम है। तो दोस्तों, इसका एक फॉर्म है मेरे पास, ये फॉर्म वाइफ भरेगी या स्पाउस भरेगी और सीधा भेज देगी एजीआई भवन को। तो उसके बेस पर इनको इंश्योरेंस का पैसा मिल पाएगा। तो दोस्तों, एक तो ये फॉर्म है। फिर है दोस्तों तीसरा, एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम का पैसा, यानी अंतिम संस्कार का पैसा पूर्व सैनिक के, उसका भी क्लेम करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसका भी एक फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम, यानी पूर्व सैनिक का जो अंतिम संस्कार का पैसा है। तो दोस्तों, उसका भी एक फॉर्म है, वो भी ले सकते हैं मेरे से। फिर है चौथा, वीडो आइडेंटिटी कार्ड बनवाने का फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिक की डेथ हो गई है, उसके बाद वाइफ का, स्पाउस का भी एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है जिस तरीके से पूर्व सैनिक का बना होता है।
तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए भी एक फॉर्म है जो डायरेक्ट भेजना होता है जिला सैनिक बोर्ड को। तो फिर जिला सैनिक बोर्ड इस पे कार्रवाई करता है और फिर वाइफ का स्पाउस का एक आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है जिसमें नीचे लिखा रहता है लेट और उसके हस्बैंड का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी रहती है। तो दोस्तों ये कुछ फॉर्म है जो आप मेरे से ले सकते हैं और फिर भरकर सबमिट कर सकते हैं, तो इसके बेस पर आपको फिर क्लेम मिल पाता है। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप जाइए, डाउनलोड करिए, भरिए, समझिए और भेजिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अब आई CNBC TV 18 की खबर। जी हां दोस्तों, एक न्यूज चैनल है CNBC TV 18, इन्होंने कहा है भारत सरकार मार्च में करेगी 4% DADR की घोषणा। दोस्तों आपने देखा होगा तमाम न्यूज चैनल वाले या फिर जो अखबार वाले हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि भारत सरकार आपका DADR मार्च में घोषित करेगी, और वो भी कितना परसेंट, 4%। अब दोस्तों 4% तो उन्होंने आइडिया लगाया जो दिसंबर 2023 का आंकड़ा आया था AICPN का, उसके बेस पर इन्होंने कहा कि भारत सरकार आपका DADR 4% बढ़ाएगी, यानी 46 से 50% हो जाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि मार्च में अप्रूव करेगी। इसका मतलब है कि ये भी जानते हैं कि आगे चुनाव होने वाले हैं या फिर आचार संहिता लगने वाली है, तो उससे पहले आपका DADR भारत सरकार घोषित करे। तो इसी बेस पर ये न्यूज देते हैं कि आपका मार्च में घोषित होगा, 4% होगा। 4% तक तो ठीक है कि आपका 4% अप्रूव होगा, लेकिन दोस्तों जहां मार्च की बात है तो हो सकता है कि मार्च में डिक्लेयर हो जाए। तो दोस्तों तमाम न्यूज वाले आजकल यही खबर दे रहे हैं कि आपका मार्च में DADR डिक्लेयर होगा, अब होगा। अच्छी बात है अगर हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। मार्च 2024 में बैंक में रहेंगी छुट्टियां। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा तो दोस्तों मार्च में कुछ फेस्टिवल है, तो उसमें बैंकों में छुट्टियां होंगी ज्यादा से ज्यादा। तो जो भी आपके काम है बैंकों के वो आप निपटा लीजिए दोस्तों। उसमें बीच में सैटरडे भी है, संडे भी है, फिर दोस्तों शिवरात्रि भी है, होली भी है, गुड फ्राइडे भी है, फिर चपचार कुट की छुट्टी भी है। तो दोस्तों बीच में छुट्टियां बहुत आ रही है मार्च में। तो अगर आपका कोई पेंडिंग काम है जो रह गया हो बैंक के द्वारा, तो फिर आप उसे पूरा कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों ये जो खबर थी ये थी इकोनॉमी टाइम्स की, इकोनॉमी टाइम्स की ये खबर थी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जब तक स्पर्श है टेक्निकल दिक्कत रहेंगी, और कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक। और दोस्तों ये बताया नोडल ऑफिसर ने। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है मैं अक्सर नोडल ऑफिसर से बात करता हूं, तो मैंने उनसे पूछा कि जो ये समस्याएं आ रही हैं, जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिससे पेंशनर को टाइम पर मैसेज नहीं मिल पाता, उसकी पेंशन स्लिप जनरेट नहीं हो पाती, पेंशन कई बार गलत हो जाती है, जो प्रोफाइल है वो सही से अपडेट नहीं होती, मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है इस पर्च पे, ये कब तक ठीक होंगी, इसका टाइम कब तक है कि ये कब तक ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि ये कुछ और सालों तक रह सकती है, क्योंकि जो स्पर्श पोर्टल है इस पे काम जारी है और धीरे धीरे पेंशनर की समस्या को हल करा जा रहा है। जो TCS की टीम है, स्पर्श की टीम है, वो मिलकर इन चीजों को देख रही है और इस पर काम कर रही है। तो दोस्तों कुछ और टाइम लग सकता है 100% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका 100% कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, भी इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगी, ऐसा नोडल ऑफिसर ने बताया। लेकिन दोस्तों इन्होंने एक और चीज बताई, सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जो मेन मकसद है वो है पेंशन सही टाइम पर पहुंचाना। जैसा आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में आपकी जो पेंशन है वो लेट लतीफ हो गई थी। वैसे महीने के लास्ट डे में आती है, लेकिन एक आध महीने पहले शायद आपको कुछ टाइम बाद मिली थी पेंशन, यानी लास्ट डे में नहीं आई थी, अगले महीने आई थी। तो दोस्तों मेन जो स्पर्श का काम है वो है आपकी पेंशन ठीक करवाना और सही टाइम पर पहुंचाना, ऐसा नोडल ऑफिसर ने बताया। यानी पेंशन की समस्या को दूर करना सही समय पर और पेंशन का भुगतान करना। जी हाँ दोस्तों, मेन जो मकसद है इनका कि पेंशन पे कोई दिक्कत ना आए पेंशनर के सामने या फिर फैमिली पेंशनर के सामने। फिर दोस्तों 3 से 4 दिन पहले पेंशन प्रोसेस में लगाना। जी हाँ दोस्तों, कुछ महीनों से यह देखा गया है कि जो स्पर्श है वो आपकी पेंशन 3 से 4 दिन पहले ही प्रोसेस में लगा देता है। जैसे 30 को आएगी पेंशन या फिर 31 को आएगी या फिर 29 को आएगी, तो दोस्तों इन दिनों से पहले ही, यानी 3 से 4 दिन पहले ही वो आपकी पेंशन प्रोसेस में लगा रहा है। वो इसलिए ताकि महीने के लास्ट डे में आपको ठीक टाइम पर पेंशन मिल जाए, वो इस वजह से कर रहा है
नहीं तो पहले वो 1-2 दिन पहले वो प्रोसेस में लगाता था पेंशन, तो क्या होता था कि लास्ट टाइम पर लेट हो जाता था और फिर आपकी पेंशन ठीक टाइम पे नहीं आ पाती थी। किसी की 1 को आ रही है या फिर किसी को 2 को आ रही है, तो ऐसा हुआ है पहले। लेकिन अब दोस्तों 3 से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले वो आपकी पेंशन प्रोसेस में लगा देते हैं, स्पर्श वाले या फिर टीसीएस वाले। फिर दोस्तों आपको ठीक टाइम पे पेंशन मिलती है, यानी मंथ के लास्ट डे में। तो दोस्तों मेन इनका मकसद है कि आपकी पेंशन ठीक करना, जो आपकी पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करना और सही टाइम पर पेंशन पहुंचाना आपके खाते में। ये अच्छी बात है दोस्तों कि स्पर्श इस पे काम कर रहा है, लेकिन जो और भी प्रॉब्लम है, जैसे सही टाइम पर मैसेज देना, पेंशन क्रेडिट होने का, या फिर पेंशन स्लिप जारी करना सही टाइम पर, क्योंकि दोस्तों जो ये मैसेज है ये आगे पीछे हो रहे हैं, यानी पेंशन पहले क्रेडिट हो रही है, मैसेज आ रहा है बाद में, या फिर 10 दिन पहले ही आपकी पेंशन स्लिप जनरेट हो जाती है, मैसेज आपके पास पहुंच जाता है, जैसे कि पिछले महीने हुआ। दोस्तों अब क्या हो रहा है कि आपको मैसेज नहीं मिल रहा पेंशन क्रेडिट होने का, तो ये भी समस्याएं आ रही हैं। कुछ टेक्निकल टीम लगी हुई है इसके पीछे इसको ठीक करने में। तो जैसा इन्होंने बताया कि कुछ और साल लग सकते हैं या फिर कुछ और महीने लग सकते हैं पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में, पूरी प्रॉब्लम खत्म होने में। फिर दोस्तों मैंने पूछा था इनसे कि जो स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया जिन पेंशनर का, क्या भविष्य में, क्या फिर कभी इनकी पेंशन बैंक से चालू होगी? तो दोस्तों इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि अब जो भी पेंशन देगा वो अब स्पर्श ही देगा। अब दोस्तों बैंक में ट्रांसफर होना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। अब स्पर्श ही आपको आगे पेंशन देगा या फिर एरियर देगा, क्योंकि एक बार आपका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे, तो अब दोबारा बैंक में माइग्रेशन नहीं होगा या फिर दोबारा स्पर्श से पेंशनर्स को बैंक में नहीं डाला जाएगा। इन्होंने ये बात क्लियर करी है। जो भी आपका काम है वो अब स्पर्श के थ्रू ही चलेगा आगे, चाहे प्रोफाइल अपडेशन का हो, चाहे प्रोफाइल करेक्शन का हो, चाहे एमएससीपी का पीपीओ बनाना हो, चाहे पेंशन रिवाइज करनी हो, जो भी काम है वो अब स्पर्श के थ्रू होगा। हाँ, जो एंट्री लेवल पे का एरियर है या फिर किसी सर्कुलर का एरियर है, कोई लेटर भिजवाना है, वो आप रिकॉर्ड के थ्रू भिजवाएंगे पीसीडीए के पास या फिर स्पर्श के पास, तब उसका भुगतान होगा। यानी रिकॉर्ड का पीसीडीए स्पर्श का आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, आपस में ये बातचीत करेंगे, तभी आपका कुछ भुगतान होगा पेंशनर का। बिना रिकॉर्ड ऑफिस के या फिर बिना स्पर्श के आपको कोई पेमेंट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आपके लिए जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझी होंगे। ऐसी दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जानकारी मैं लाता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं और आपको होने वाले नुकसान से बचाता रहता हूं। तो दोस्तों तमाम जानकारियां लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।